Hello everyone, welcome to the चाणक्य बैच फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। ये लेक्चर 6 एंड लास्ट लेक्चर है मॉड्यूल 7 का। इसके बाद हम मॉड्यूल 8 कवर करेंगे और मॉड्यूल 8 में भी एक ही टॉपिक है आपका सिलेबस से रिलेटेड, जैसे वो एमपी के सिविल सर्विसेज रूल्स के बारे में हम उसमें हैं। अदरवाइज जो अदर हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो मेजरली विल फोकस ऑन द इंटरव्यू गाइडेंस एंड those topics, the critical analysis of ITI ecosystem and challenges and recommendations। तो वो 2 से 3 लेक्चर बनेंगे मॉड्यूल 8 के। मॉड्यूल ये ख़त्म होने तक, मॉड्यूल 7 ख़त्म होने तक मेजरली आपका जो क्वेश्चंस इस रिटन एग्जाम में आ सकते हैं वो कवर हो जाएंगे। आप उनके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए क्योंकि फैक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल वो है। सारी स्कीम्स के छोटी छोटी न्यूएंसेस चीज़ों को, जैसे डेट कब वो आई है, वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी होंगी और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये सारी चीज़ें एक लेक्चर और हम बनाएंगे कि कैसे और रिवाइज किया जाए। तो ये मंडे ट्यूसडे में मैं लेक्चर एक लेके आऊँगा जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे अच्छे से रिवीजन किया जाए, कैसे प्रैक्टिस किया जाए और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हम रखेंगे बीच में। तो आपका पहला फोकस यही होना चाहिए कि मल्टीपल रिवीजन्स, द रिवीजन इज़ द की। तो आज इस लेक्चर के बाद अपने माइंड में ऐसे न्यूएंसेस डिस्टर्बेंस मत लाइए कि सिलेबस नहीं हुआ। सिलेबस बहुत पहले हो चुका है, ये समझ लीजिए। ये वाला जो मॉड्यूल चला है, इस मॉड्यूल में एक क्वेश्चन मुश्किल से बनेगा, अगर बनाना हो 1 से 2 वो फ्रेम करा, और वो भी एनीवन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस मॉड्यूल है। एनीवन कैन, जो अपने कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें कोई ऐसे याद रखने वाली चीज़ें नहीं है, 2-3 चीज़ें हैं जो सबको पता होती है मोरलेस। सिलेबस कवर करने वाली बात हो रही है। अदरवाइज जो मैंने अब तक चीज़ें कवर करी हैं एवरीवन शुड नो, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस रहा है। जो इंडस्ट्री के रहे हैं दे ऑल्सो नो, क्योंकि वो भी पढ़ के आए हैं सिस्टम्स में। ऐसे ही होती हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट में, क्या चीज़ें होंगी हैं। तो वो सब चीज़ें कोई बहुत नई चीज़ें नहीं हमने डिस्कस करी हैं। उनको आप फिर भी रिवीजन मारिए और इंटरव्यू में हेल्पफुल होंगी। और ये आए ना आए वो अलग चीज़ है, पर हमें कवर करनी है। हमें ईच एंड एवरी टॉपिक वी हैव कवर्ड ओनली। तो ऐसे कोई नहीं कहेगा सिलेबस कवर नहीं हुआ। सिलेबस हमने बहुत ज़्यादा ब्रॉडली एस्पेक्ट लेते हुए कवर किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा इससे रिलेटेड। इसमें तो 40 से 50 क्वेश्चन आने की संभावना है। 200 क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन एमपीपीएससी फ्रेम और करते हैं। ये मल्टीपल जो वो बनाते हैं, सेट बनाते हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। क्या क्या हम इसमें जो है, हम 3 इसमें बेसिकली टॉपिक कवर करेंगे: पर्सनल मैनेजमेंट और वैल्यू एनालिसिस एंड फैकल्टी नॉर्म्स। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जो है आपका पर्सनल मैनेजमेंट। तो पर्सनल मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट आईटीआईज, इसका मतलब क्या है? इफ इन्वॉल्व्स इफेक्टिवली मैनेजेस, इसका मतलब है इट इन्वॉल्व्स effectively managing the human resources, managing the human resources। ये इसको मैनेजमेंट, इसका हमें ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है, जिससे क्या होगा? टू इंश्योर एक कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट, प्रोफेशनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ एंड ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, एंड ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। तो इसके की एस्पेक्ट्स हम थोड़े देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट एंड, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। मैं बस समझा देता हूँ, ज़्यादा इतना डिटेल में लिखने का कोई ऐसा कुछ है नहीं। इसके नोट्स तो शेयर हो जाएंगे। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में क्या है कि भैया
implement a fair and transparent recruitment process to hire qualified and competent faculty and staff who can contribute to the institute's objective. तो recruitment and selection का मतलब ये हो गया कि इस तरह का वो एकदम fair और ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहिए जिससे कि हमें क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट फैकल्टी स्टाफ मेंबर्स मिले जो कि हमारे जो इंस्टीट्यूट्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें कंट्रीब्यूट कर पाए, उन्हें हेल्प करने में कंट्रीब्यूट कर पाए। दूसरा आपका हो सकता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का क्या हो गया? प्रोवाइड रेगुलर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज टू फैकल्टी एंड स्टाफ to enhance their skills and stay updated with the industry trends and best practices. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आ गया प्रोवाइड रेगुलर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दिलवाएंगे तो इस अपॉर्चुनिटीज टू फैकल्टी स्टाफ, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं ना, पर्सनल मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्सेज की मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो पहले तो बंदा सेलेक्ट होकर सही तरीके से आए, फिर उसके प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो जिससे कि उसके अंदर वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट डेवलप हो जाए और वो फैकल्टी या स्टाफ फिर वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करके इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग, बेस्ट प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग वो अपने आप को अडॉप्ट कर ले। फिर आपका हो सकता है थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो हो सकती है अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब हो गया भाई कि जो प्रॉपर जो इंक्रीमेंट वगैरह जो देने होते हैं तो उसमें कंडक्ट रेगुलर परफॉर्मेंस एवोल्यूशंस टू असेस फैकल्टी एंड स्टाफ परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट एंड रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस। तो जो उसमें एवोल्यूशन करना है ईयरली और जिसमें जो दिक्कत है उनको दूर करने की बात, और जो अच्छा करके गए हैं उनको अवार्ड भी देना है जिससे उन्हें आगे करने का एनकरेज हो, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट डेवलप हो। चौथा एम्प्लॉय एंगेजमेंट। एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मतलब क्या हो गया? एक पॉजिटिव वर्क कल्चर डेवलप करने की, फोस्टर ए पॉजिटिव वर्क कल्चर जिससे क्या होगा? दैट प्रमोट्स एम्प्लॉय एंगेजमेंट, मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। जब लोगों को सबको इकट्ठा लेके चलेंगे तो लोगों के अंदर एक सबसे पहले तो एक टीम वर्क वाली भावना आएगी, ऊपर से फिर एक जॉब सेटिस्फेक्शन भी आएगा जब काम करने को मिलेगा। अगली चीज हो सकती है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, देखो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का मतलब हो गया झगड़ा हो गया दो एम्प्लॉइज में, तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो एक इम्प्लीमेंट इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एड्रेसिंग ग्रीवेंसेस अमंग फैकल्टी स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में ग्रीवेंस रिड्रेशल मैकेनिज्म टाइप का एस्टेब्लिश करना, कमेटी बना सकते हैं जैसे कि फीमेल सिक्योरिटी के रिलेटेड भी एक कमेटी बना सकते हैं। ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन जो कोई प्रॉब्लम आ रही है उससे रिलेटेड एक कमेटी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्क लाइफ बैलेंस, ये इंपॉर्टेंट है। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब हो गया आपका कि भाई दोनों है, प्रोफेशनल लाइफ भी है, एक पर्सनल लाइफ भी है। तो एक प्रोफेशनल लाइफ जो इंस्टीट्यूट में आके बच्चा कर रहा है वो हैम्पर नहीं हो और उसकी फिर पर्सनल लाइफ भी हैम्पर, दोनों में बैलेंस हो कि घर पे जा रहे हैं उसको काम दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पे जो टाइम मिला हुआ है उसी में यूटिलाइज करवाना है चीजों को। फर्दर कैरियर एडवांसमेंट, कैरियर एडवांसमेंट में हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट वर्कशॉप वगैरह करवा सकते हैं। कैरियर पाथ, आगे की जो अपॉर्चुनिटीज हैं कोई उनको ओपन टू नेक्स्ट टारगेट, कि अगर कोई आपके इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहा है तो उसको ये नहीं है कि बस वहाँ पे रुक जाए, उससे मोटिवेट करिए कि आगे भी निकले और एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, साइड में और भी एग्जाम्स देते रहें, जिससे क्या होगा उनके अंदर अगर वो एग्जाम निकाल पाए नहीं निकाल पाए वो सेकंड चीज है, उनके अंदर एक पर्सनल डेवलपमेंट भी होगा, करियर एडवांसमेंट में उनकी पर्सनैलिटी डेवलप भी होगी।
और क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन, ensure open and transparent communication channels between management, faculty and staff to foster a collaborative and supported work environment. एक कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, भाई मैं तो ऑफिस का हेड हूँ, मुझसे कोई डायरेक्टली ऐसे मिल नहीं सकता टाइप, वो सब एटीट्यूड ईगो हम साइड में रखें और एक कम्युनिकेशन चैनल बनाएं, कोई भी आके अपनी बात रख सके. कंप्लायंस विद रेगुलेशंस, compliance with regulations. Establish compliance with regulation का मतलब ensure compliance with all relevant government regulations, labor laws and policy related to the human resource management. Human resource management जो भी जैसे लेबर लॉ हो गए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, एम्प्लॉइज को लेके कितने वर्किंग आवर्स होने चाहिए, कितना काम लेना है, ये सारी चीजें उनके थ्रू कंप्लायंस होना चाहिए. फर्दर रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड्स, रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड्स, रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड्स, recognize and reward outstanding performance to motivate employees and boost their morale. तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करके उनको रिवार्ड भी करिए, जैसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी जनरेट होगा और उनको मॉरल भी बूस्ट होगा कि भाई करने से कुछ मिल रहा है. एम्प्लॉय सेफ्टी, एम्प्लॉय सेफ्टी, तो प्रायोरिटाइज एम्प्लॉय सेफ्टी एंड इंप्लीमेंट मेजर्स टू क्रिएट ए सेफ एंड सिक्योर वर्क प्लेस, जैसे कि चौकीदार वगैरह, सीसीटीवी कैमरास, ये सारी चीजें उनके लिए जैसे हर्डल ना आए आगे कुछ काम करने में. फर्दर सक्सेशन प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग, डेवलप ए सक्सेशन प्लान टू आइडेंटिफाई एंड ग्रूम पोटेंशियल लीडर्स विद इन द इंस्टीट्यूट. सक्सेशन प्लान का मतलब उनको एक लीडरशिप क्वालिटी को पहचानना और फिर उनको आगे प्रमोट करना. ये सब बातें हमने देखी. ये कुछ ऐसे पॉइंट्स जो पर्सनल मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में काम आएंगे, जो कि ट्रेनर्स के स्टाफ के डेवलपमेंट की बात हुई. इसमें नोट्स इसके हैं, उनमें आप पढ़ सकते हैं इन चीज़ों को, अदरवाइज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं ये पॉइंट्स ही अपने आप में. फर्दर हम बात करते हैं वैल्यू एनालिसिस की. तो वैल्यू एनालिसिस का क्या मतलब है, पहले ये देख लेते हैं. तो वैल्यू एनालिसिस गवर्नमेंट आइडिया इन्वॉल्व्स evaluating the value, evaluating the value and effectiveness of various resources, processes and activities to optimize their performance and achieve better outcomes. तो कैसे वैल्यू एनालिसिस करी जाएगी, अप्लाइड होगी, वो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में वो देख लेते हैं. पहली चीज रिसोर्स एलोकेशन. तो रिसोर्स का एलोकेशन सही तरीके से हुआ है कि ये असेस करना है कि एलोकेशन ऑफ द फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स टू डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव टू इंश्योर दैट दे अलाइन विद द ITI's गोल्स एंड प्रायोरिटीज. तो असेसमेंट करना है, असेस करना है कि जो एलोकेशन हुआ है रिसोर्स का वो एज पर द
जो हमारे आईटीआई के जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही किया गया है, ये असेसमेंट करना। दूसरा कैरिकुलम रिव्यू, कैरिकुलम रिव्यू, इसमें क्या करना है, एवेल्युएट करना है, एवेल्युएट द रिलीवेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द करिकुलम, एवेल्युएट क्या करना है, द रिलीवेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द करिकुलम टू मीट द industry demands and the needs of the students, ensuring that it provides value in terms of employability and skill development. तो evaluate करना है इसका। फर्दर हम क्या कर सकते हैं, इक्विपमेंट फैसिलिटी, इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज, इसमें क्या करना है, एनालाइज करना है द एफिशिएंसी एंड यूजफुलनेस ऑफ द इक्विपमेंट, लैबोरेटरीज एंड अदर फैसिलिटीज। क्या करना है, एनालाइज करना है कि भाई जिस तरीके से जिस पर्पज के लिए लगाए गए थे लैब और वो सब, क्या सही से काम कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फर्दर और क्या हो सकता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो इसमें क्या करना है, रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो ट्रेनिंग एक्चुअली चल रही है उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको रिव्यू करना है, एंड वर्कशॉप टू आइडेंटिफाई द एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट एंड इंश्योर दैट दे ऐड वैल्यू टू द स्किल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, कुछ वैल्यू ऐड करके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, रिव्यू करना है। तो ट्रेनिंग किसको, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स जो हो रही हैं, वर्कशॉप जो चल रही है उनको रिव्यू करना है कि भाई सही तरीके से वैल्यू ऐड बच्चों में हो रही है नहीं हो रही है। फर्दर इंडस्ट्री पार्टनरशिप, इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स, इसमें क्या करना है, ये असेस करना है कि वैल्यू ऑफ द कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद रियल वर्ल्ड एक्सपोजर एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब जो इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप की हुई है, क्या उस कोलैबोरेशन से कुछ बेनिफिट निकल आ रहे हैं, तो ये भी असेसमेंट करना है, इसको भी असेस करना है कि जो इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप करी गई है, इससे एम्प्लॉयर्स के और हमारे यहाँ बीच में जो पार्टनरशिप है उससे बच्चों को और फैकल्टी को कुछ बेनिफिट या गेन दिख रहा है। फर्दर स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस, evaluate the effectiveness, evaluate the effectiveness of student support service, evaluate the effectiveness ऑफ द स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस। सपोर्ट सर्विस में क्या थे, काउंसलिंग, कैरियर गाइडेंस, मॉनिटरिंग, ये सब कर रहे हैं, तो उनको एवेल्युएट करना है कि प्रॉपरली इफेक्टिव तरीके से ये चीजें हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो वैल्यू एनालिसिस में एक तरह से उस जो भी प्रोग्राम्स हमने इंस्टीट्यूट में अप्लाई किए थे उनकी मॉनिटरिंग करनी है कि सही तरीके से उनकी इफेक्टिवनेस चेक करनी है। साथ में हम बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का मतलब हो गया एनालाइज दी करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस टू डिटरमाइन इंपैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स एंगेजमेंट एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। ये एनालाइज करना है जो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट की गई है हमारी टीचिंग लर्निंग में, क्या उससे कुछ इंपैक्ट पड़ रहा है बच्चों पे, कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट जा रहा है, तो ये एनालाइज करनी है चीजें। फर्दर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ये इंफेसाइज करना है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बाय आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ एफिशिएंसी
or waste and implementing corrective measures to optimize processes and resources. Further, return on investment. Return on investment. तो इसमें ये देखना है कि ये इवैल्यूएट करना है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर वेरियस इनिशिएटिव्स, जो आपने इनिशिएटिव्स लगाए, प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स लगाए, उनमें जो खर्चा हुआ है, रिसोर्सेज लगे हैं, उससे प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट रिटर्न होके आ रहा है या नहीं आ रहा है. फीडबैक मैकेनिज्म. फीडबैक मैकेनिज्म में क्या है? इंप्लीमेंट ए फीडबैक मैकेनिज्म फॉर स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ टू गैदर इनसाइट एंड सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट एंड एनहेंसिंग द ओवरऑल वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ द आईटीआई. तो ये हमने वैल्यू के एनालिसिस करने के कुछ तरीके और देखे. आगे फिर हम ये समझते हैं, बाय अप्लाइंग वैल्यू एनालिसिस गवर्नमेंट आईटीआई कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, allocate resources more effectively and continuously improve their offerings to provide a high value educational experience for students and meet the demands of the job market. तो अगला टॉपिक हम देख लेते हैं. फैकल्टी नॉर्म्स. फैकल्टी नॉर्म्स इन गवर्नमेंट आईटीआई क्या करते हैं, इनसे क्या है, इनका फायदा क्या है, क्या क्यों करते हैं, क्यों क्या नीड है इसकी. और ये लास्ट टॉपिक है. फैकल्टी नॉर्म्स इन गवर्नमेंट आई आर guidelines and requirements set by the government to ensure the quality and effectiveness of teaching and learning. Teaching and learning in these institutions. In these institutions. These norms are typically established by, कौन सेट करता है? These norms are typically established by DGT, Directorate General of Training, under the MSDE. हमने देखा ये सेंट्रलाइज सिस्टम है इसका. While these norms are, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कुछ कुछ वेरी कर सकते हैं, पर हम कुछ कॉमन स्टैंडर्ड चीजें हम देख लेते हैं. जैसे पहली चीज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. तो फैकल्टी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू हैव ए नेसेसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर द गाइडलाइन सेट बाय द डीजीटी. फॉर द मोस्ट ट्रेड्स ए डिप्लोमा और डिग्री इन द रिलीवेंट फील्ड इज एसेंशियल. फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, जैसे अगर आपको आईटीआई इंस्ट्रक्टर बनना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? या तो आपने आईटीआई पास की हो, आईटीआई के पास एक सीटीआई कोर्स जो होता है सीआईटीएस के थ्रू होता है वो होना चाहिए, प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस. या फिर आपका डिप्लोमा हो, फिर सीटीआई हो, फिर एक्सपीरियंस हो. या फिर आपका बीटेक हो, फिर आपका सीटीआई हो, या फिर एक्सपीरियंस हो. तो इस तरह से एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो डीजीटी ने सेट कर रखी है उसी के बेस पे आपका फैकल्टी का होगा. तो ये स्टेट टू स्टेट थोड़ा बहुत वेरी करती है. तो एग्जैक्टली क्या है वो डिपेंड करता है कि अपने पर्टिकुलर उसमें जाके डायरेक्टेड में जाके वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है. अदरवाइज एक नॉर्मल एक कॉमन स्टैंडर्ड है कि भैया ये तो चाहिए सीटीआई चाहिए, ये चाहिए. दूसरी चीज वर्क एक्सपीरियंस. वर्क मैंने अपने बताया कि पूरा ओवरऑल उसमें वर्क एक्सपीरियंस की भी नीड है. तीसरी चीज ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स.
भैया इंडक्शन जब होगा इनका तो फिर इनको इसके थ्रू गुजरना होगा, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। तो मैनी फैकल्टी मेंबर्स अंडरगो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम्स टू इंप्रूव देयर टीचिंग स्किल्स एंड मेथडोलॉजी। फर्दर अगर हम देखें फैकल्टी स्टूडेंट रेशो, फैकल्टी स्टूडेंट रेशो, तो एक पर्टिकुलर ये भी देखना है कि कितनी फैकल्टी पे कितने स्टूडेंट, एक यूनिट पे एक ट्रेनर होता है। उसी तरीके से ये भी देखना है कि प्रॉपर नॉर्म्स में ही आता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर बाद में उसके सॉफ्ट स्किल्स वगैरह, प्रोफेशनल स्किल्स, कम्युनिकेशन वगैरह के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का प्रोविजन। एवेल्यूएशन असेसमेंट, evaluation and assessment, इसमें क्या हो गया evaluation? तो faculty members are responsible for conducting assessment and evaluating evaluation of students performance as per the prescribed guidelines. Research and development भी, curriculum development, industry interaction, workshop, seminars, ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे रहती हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि adhering to faculty norms in government ITI helps maintain the quality of education and skill development programs, ensuring that students receives industry relevant training and are well prepared for the successful careers in their chosen fields. तो इसके सॉफ्ट जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उनकी प्रिंट निकाल लेना और एक एक बार गो थ्रू हो जाना। इसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसे कंसेप्ट क्लियरिटी वाली बात नहीं है इस पूरे मॉड्यूल में। इस पूरे मॉड्यूल में यही है कि आपको वो टर्म्स पता होना चाहिए अगर आपको इंटरव्यूज में पूछा जाता है तो, और अगर प्री रिटन में आता है तो उसको आप एलिमिनेट कर लें, उसको गैस वर्क आपस में से पता लग जाएगा उन टर्म्स के बाद कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जेनरिक क्वेश्चंस होंगे, उसको आसानी से किया जा सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नॉलेज की नीड नहीं होगी। तो जल्दी ही मॉड्यूल 8 खत्म करेंगे आपके लिए। अभी मॉड्यूल 7 आज खत्म हो जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, डेली एक मॉड्यूल का रिवीजन, क्वेश्चन रिवीजन, टेस्ट दीजिए, टेस्ट में अच्छे क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो मिलते हैं फिर मॉड्यूल 8 में, उसमें 3 से 4 लेक्चर ही ज़्यादा बन पाएंगे, 5 मैक्सिमम बनेंगे, तो उनको हम जल्दी ही कवर करेंगे। उनके भी बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, अभी यहाँ तक जो चीज़ें हो गई, उनको हम मंडे तक ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।